तो सबसे पहले पहले नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, आप सभी बताएंगे प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी बताएंगे, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं प्रकाश की रेखा जो है गमन करती है सीधी रेखा में, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में और सबसे कम कांच में होता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक? आगे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों दर्पण? आप सभी बताएंगे। तो सोलर कुकर में आप सभी क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है या उल्टा, या सीधा उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आप सभी जवाब देंगे, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो दर्पण होता है समतल या उत्तल या अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है और बड़ा अवतल दर्पण में बनता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है अधिकतम निर्वात में होती है और सबसे कम कांच में होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का आप सभी जवाब देंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल, उत्तल, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? तो आप सभी 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं कि उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी चालक के सामने। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो उसमें आप सभी बताएंगे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग बताएं, प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आप सभी जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। आपको क्वेश्चन आ जाता है, गेस क्वेश्चन है, और प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? तो आप सभी जानते हैं कि एक कोई समतल दर्पण है, इस पर किसी वस्तु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है, ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण दर्पण पे आकर टकराती है उसे आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस लौट जाती है परावर्तित किरण। यहाँ पर ये जो एक काल्पनिक रेखा देख रहे हैं यह अभिलंब है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है आपतित किरण और किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और परावर्तन कोण आर। यहाँ पर आर किसको? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आप सभी प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम क्या होता है? पहला नियम होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो आप सभी क्या जानते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी इस सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का, या कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का? तो याद रखेंगे, लेंस किस पदार्थ का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी या द्वि उत्तल या अपसारी या इनमें से कोई नहीं? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और याद रखेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
आप सभी के सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर कि काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी बताएंगे। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को, और 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, प्रवर्तन कोण या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, यानी जो कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे। एक सेकंड कलर चेंज कर लिया जाए, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का समतल वस्तु के बराबर बनता है, अवतल वस्तु से बड़ा बनता है? यानी इस प्रश्न का सही आंसर, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। ठीक है, समतल में बड़ा, ये इनमें से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या अभिलंब से कोई नहीं। तो याद रखेंगे अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइड मिरर, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? उत्तल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो आप सभी 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर जानते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। हेडलाइट की बात करें तो आप सभी अभी पढ़े हैं, हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या। अगर आर निकालते हैं तो आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, तो फोकस कितना है तो 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, मोटर कार के हेड लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। आप सभी 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, बताएंगे आप सभी क्या होता है, डायऑप्टर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायऑप्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 और कोई नहीं। तो आप सभी 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं कि 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप सभी देंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है या समतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जानते हैं कि सर्च लाइट का जो परावर्तक होगा अवतल होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बताएंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल या उत्तल या अवतल या इन कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल में क्या बताए थे, छोटा बनता है। तो यहाँ पर आप सभी, और समतल में समान बनता है, एक बराबर। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो दाढ़ी हो अच्छे से दिखाई दे सके। और साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि बड़े क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो छोटे भाग में दिखाई दे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी बताएं कि अगर लाइक कर दिए हैं चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहते हैं दोस्तों, किरण आरेख, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, किरण आरेख। किरण पुंज क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर्धन, उत्तल लेंस में आवर्धन बराबर होता है यू बाई वी या वी इंटू यू या यू प्लस वी या वी इंटू वी बाई यू। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस, ठीक है, पहला दर्पण है दूसरा गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां कितना दिया, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि दर्पण तथा लेंस संभावित है, दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल, उत्तल लेंस भी, दर्पण
अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा कि दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? परावर्तन के नियम पर निर्धारित है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया गया है कि अपवर्तन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, इसी में हम लोग पढ़े थे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। यानी 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी देंगे। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या होता है? एक संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू, और इसी से एक संबंध निकलता है आर बराबर, ये दो भाग में बराबर के उधर जाएगा तो 2f। तो देख लीजिए, इन दोनों के अलावा अगर कुछ कहीं ऑप्शन में दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहे हैं, आर बराबर 2f, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर के बीच। आगे यहाँ पर लिखा है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। पहला दिया है बड़ा और वास्तविक, दूसरा है छोटा और वास्तविक, तीसरा है छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 34 नंबर पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के आप सभी जानते हैं कितने नियम है? 2 नियम है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी देंगे। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होगा। ठीक है, होता है, क्या होता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिकीय केंद्र या फोकस के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाशिकीय केंद्र और फोकस के बीच, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, या दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यमों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बताएंगे कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यमों को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण या त्रिज्या, या गोलीय लेंस, या समतल दर्पण। तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर क्या जानते हैं? कि गोलीय लेंस कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन सी मिलीमीटर होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जानते हैं, और वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ से वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र अल्प, या प्रकाशिकीय केंद्र, या द्वारक केंद्र, या अक्ष केंद्र। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी से उत्तल लेंस, या काल्पनिक और सीधा, या सभी? तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 50 सेंटीमीटर की फोकस अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर की फोकस वाली उत्तल लेंस। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की फोकस वाली उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्या, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो
डॉक्टर जो होते हैं किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल या समतल या उत्तल या सभी। तो आप सभी 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञों, मरीजों को दांत देखने के लिए, यानी डेंटलिस्ट जो होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उन्हें डेंटलिस्ट कहा जाता है। इस प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। केंद्र को सेंटर यानी सी से निरूपित किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 45 नंबर, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होता है कम, अधिक, समतुल्य या सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बताएंगे निर्वात में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं चाल होता है, प्रकाश की चाल है। आप सभी क्या जानते हैं, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख, इसी को कभी कभी ऐसे दे देता है 3 लाख, यहाँ पर याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मोटे लेंस में आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, समतुल्य या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अधिक होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है, वक्रता केंद्र पर या बिंदु पर या अनंत पर या सभी पर। तो आप सभी क्या जानते हैं कि अनंत पर होती है। मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की, मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसा होता है, अनंत पर होता है। यानी 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी, उल्टा, आभासी और सीधा। तो आप सभी क्या जानते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो होगा अवतल दर्पण में वो कैसा होगा, आभासी और सीधा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है, आभासी, उल्टा या आभासी, सीधा। तो आप सभी जानते हैं आभासी और सीधा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर थक्का बनाने में सहायक होता है। आप सभी जानते हैं विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या रक्त विषाणु, तो यहाँ पे याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन के ही क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आप सभी अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पे पूर्ण होती है, तो आप सभी जानते हैं छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आप सभी जानते हैं 32 दांत होते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मछली के हृदय के में कोष्ठकों की संख्या होती है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप सभी क्या जानते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी को मनुष्य का पूछेगा तो याद रखेंगे 4 होता है। कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 6ठा नंबर है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं जीभ के ऊपर जो होता है ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, यानी इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रसनी कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीवों का मुख्य लक्षण है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों में सिर्फ होता है इसलिए नहीं हो पाएगा। स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पौधे नहीं जा पाते हैं इसलिए स्थानांतरण नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा श्वसन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नालीनुमा रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सीकम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीकम, यानी सीकम कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो आप सभी जानते हैं कि पित्त रस, यानी 11 नंबर पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस, और यहाँ पर क्या दिया है, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे पाचन में सारी की सारी पाचक रसें जो होती हैं भूमिका निभाती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 है कि अमाशय में अधपचे भोजन के लाई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कि काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है, लाई की स्वरूप के तरह को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमोनिया। क्या बनता है? एमोनिया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखेंगे ये सारे के सभी चीजें जो होती हैं स्वपोषी जीवों के लिए आवश्यक होता है, जिससे अपना ये भोजन बनाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, चाइल का अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं आप सभी, एलियम में होता है। कहाँ पे होता है? एलियम में होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवयवी अंग है? कौन सी रचना जो है अवशोषी अंग है? कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो आप सभी जानते हैं अपेंडिस। अपेंडिस जो है अवशोषी अंग है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दांत अस्थिक्षय कारण है, मीठे चीज को खाना या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना या दांतों की सफाई न करना, ये सभी। तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी जो है कि दांत में अस्थिक्षय का कारण बनते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, डेटाई के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे डेटाई के ऊपर कठोर परत को कहते हैं इनामेल, और शरीर का सबसे कठोर परत होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कहाँ पे होता है? तो आप सभी जानते हैं कोशिका मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख के द्वारा होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक या क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, या उसकी एक इकाई है या अंग है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं ऑक्सीजन है। क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन का बनता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं प्राणिसम। क्या कहते हैं? प्राणिसम, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमचा या हरितलौक? तो आप सभी जानते हैं कि हरितलौक जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, आप इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए में दिखा है भीतीय कोशिका, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़े, यानी इस प्रश्न का सही आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो याद रखेंगे कुटपातों के द्वारा अमीबा में भोजन होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ से कि पेप्टोन जो है पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो आप सभी क्या जानते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव जो होता है उसमें
सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं कि निगल द्वार द्वारा ये दोनों जुड़े होते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा, अमीबा यहाँ पे देखेंगे, अमीबा का मुख्य भोजन है क्या है? शैवालों के टुकड़े या डाइट या एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया या इनमें से सभी। तो आप सभी जानते हैं कि ये सभी के सभी अमीबा के क्या है? भोजन है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है किसका भाग है? आप सभी जानते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रहणी जो है छोटी आंत का एक भाग है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह विधि जिसमें जीवों के पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनके उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पोषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं कि नियंत्रण एवं ऊर्जा पूर्ति या शरीर की वृद्धि या टूटे ऊतकों की मरम्मत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी जो होंगे जीवों के उपचयी क्रिया के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पत्तों में। ठीक है, यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पत्तों में हो जाएगा। मानव रक्त की उपस्थिति यूरिया में समान मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, यानी मानव के रक्त में यूरिया की मात्रा होती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 mg होता है। कितना होता है? 20 mg। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20% ऊर्जा, यानी इस पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विकर या विकृत एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं उत्सर्जन से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, पोषण की अवायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को कहते हैं। पौधों के अवायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन, यानी इस पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है? तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, श्वसन जो होता है सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, यानी 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार दोहराया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो याद रखें क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैषम पाए जाते हैं? तो 4 वैषम पाए जाते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको सारे क्वेश्चनों को आप लोग सही तरीके से करते हुए चलेंगे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की? तो आप सभी जानते हैं ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी 43 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो आप सभी जानते हैं कि किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
46 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैषम पाए जाते हैं? 4 वैषम। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को किए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, किसको हम लोग कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है, तो याद रखेंगे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर है कि पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं विसरण प्रक्रिया का उपयोग होता है। यानी 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये सभी जानते हैं कि हरा होता है। ठीक है।